बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार की जाती है विज़िट वीज़ा के हवाले से। देखने में यह है दोस्तों कि 90% जो रिफ्यूज़ल होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही लगते हैं। हम मिस्टेक क्या करते हैं नॉर्मली के अकाउंट के अंदर एक बड़ी सी ट्रांजैक्शन करवा देते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता कि कहाँ से आई है और किसने दी है। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो होता है वो स्ट्रेट अवे उसी बात के ऊपर के इसका कोई प्रूफ नहीं है आपका रिफ्यूज़ल लगा देता है। तो बैंक स्टेटमेंट के वाले से आपको पूरी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसी होगी कि 6 महीने आपने अपने आप को देने, मिनिमम 6 मंथ अगर आपने वीज़ा लगवाना है, अगर आप सीरियस हैं अपने विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो पहले बात करते हैं सैलरीड बंदे की। सैलरीड बंदे का यह है कि एवरी मंथ उसके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए कि उसकी कंपनी के थ्रू आ रही है जहाँ वो काम करता है। अब तो मोस्टली हमारे बैक होम कंट्रीज़ में अकाउंट में ही सैलरीज आती हैं। अगर फिर भी आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती तो जिस दिन आपको सैलरी मिलती है आप बैंक जाएं, बैंक में जाके जमा करवा दें और उससे ज़ाहिर होगा कि एक सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है। फिर आपने क्या करना है कि ये नहीं कि सैलरी आपको मिले 80,000, 90,000 या 1 लाख तो आपने अगले ही दिन सारी सैलरी उठा के निकाल लेनी है। इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट करती है एंट्री क्लियरेंस के दिमाग में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन ट्रांजैक्शन करें। एवरी डे ऑफ द लाइफ जैसे ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने ग्रोसरी करनी है तो 10-12 हज़ार उसके लिए निकाल लें, कोई बिल जमा कराना है नेक्स्ट वीक उसके लिए अकाउंट निकाल लें, पैसे निकाल लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कोई बच्चों की स्कूल कोई फ़ीस देनी है या कोई और ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, इसके अलावा और जो दीगर अखराजात हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, तो उसके साथ साथ एवरी डे के हवाले से आप अपनी ट्रांजैक्शनें किया करें। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो सैलरी पर्सन नहीं है, हमारा बिज़नेस भी रजिस्टर्ड नहीं है FBR से, तो हम क्या करें। तो उनके लिए ये है कि अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर की, तो उनका ये है कि एवरीडे उनकी कैश की ट्रांजैक्शन होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एवरीडे शाम को आप जाएं, जितनी आपकी सेल हुई है वो पैसे जाके बैंक में जमा करवा दें। अगर ये आपके लिए फ़ीज़ेबल नहीं है तो फिर आप ये करें कि एटलीस्ट 3 डेज़ अ वीक आप बैंक जाएं और अमाउंट जमा करवा दिया करें। और जैसे ही फिर आपको ज़रूरत पड़े अपने बिज़नेस की परचेजिंग के लिए तो आप निकाल लें। लेकिन ट्रांजैक्शनें इन एंड आउट शो हों, ठीक है। और जिनका रजिस्टर्ड बिज़नेस है उनकी भी ट्रांजैक्शनें जो हैं वो शो होनी चाहिए। और टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स भी उनके लगेंगे जिनका बिज़नेस रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि आपने एकदम से कोई ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी अमाउंट में अकाउंट में नहीं डालनी जिससे ज़ाहिर हो कि ये सडनली इतनी ह्यूज अमाउंट कहाँ से आ गई। हम यही मिस्टेक करते हैं कि किसी थर्ड बंदे से पैसे लेके अकाउंट में रख देते हैं और फिर वो कहते हैं जी हमारी तो बैंक स्टेटमेंट तैयार हो गई, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं आपको फिर ये कहता चलूँ कि किसी एजेंट के पास ना जाएं। एजेंट आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं। वो आपको कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं जिससे होता क्या है कि रिफ्यूज़ल लग जाता है और 10 साल का एंट्री बैन है। अगर आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ल लग गया फ़ेक डॉक्यूमेंट की वजह से तो आप 10 साल के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो काइंडली आप ख़ुद तैयार करें अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो भी ट्रांजैक्शन है ईच एंड सिंगल ट्रांजैक्शन उसका आपने प्रूफ देना होगा कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है और ये किसने दी है, इसका पर्पस क्या है। और अगर जो आप ट्रांजैक्शन अगर आपने कुछ ज़्यादा अमाउंट निकलवाई है आपने तो उसका भी आपको बताना पड़ेगा। मतलब पूरा प्लान देना है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री वो 6 मंथ या 3 मंथ्स की क्यों मांगते हैं, इसके पीछे डेफिनेटली कोई लॉजिक है ना। वो ये भी कह सकते हैं कि आप जो है ना एंड बैलेंस ले आएँ जी बैंक से, नहीं 3 या 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है उससे वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, कैसे अमाउंट आ रही है, कैसे जा रही है। तो इसलिए वो 3 या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी स्टेटमेंट मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा।
अब तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल इसी पे लगते हैं कि थर्ड पार्टी स्टेटमेंट हम लोग लगा देते हैं, या एजेंट के पास आप जाते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो स्टेटमेंट नहीं है, काइंडली हमें स्टेटमेंट बना के दे दें, तो वो किसी थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट आपके थ्रू लिंक करवा के दे देते हैं एज अ स्पॉन्सर। तो आप मुझे बताएं कि एक बंदा है, वो कमाता भी है और उसका बिज़नेस भी है, कि उसके पास ये थर्ड बंदा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? कोई रिलेशन आप प्रूव नहीं कर सकते किसी हवाले से, कोई ब्लड रिलेशन प्रूव नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी स्टेटमेंट सिर्फ एक जगह चलती है, काइंडली इसको नोट करें, और वो है अगर तो आप स्टूडेंट हैं। अगर तो आप ओनली स्टूडेंट हैं और आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो फिर उनकी थर्ड पार्टी स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एंड बैलेंस कितना होना चाहिए? एंड बैलेंस ये नहीं कि 30, 40, 50, 60 लाख होना चाहिए, नहीं, 4 से 5 लाख इज़ इनफ एंड बैलेंस होना चाहिए। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोपियन मोस्टली उनका ये है कि 30 to 40 यूरो पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिन के लिए किसी यूरोप के कंट्री का विज़िट करना चाहते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 और 400 हो गया, तो 400 यूरो आपके अकाउंट में मिनिमम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 लाख इज़ मोर देन इनफ। तो आप ख़ुद तैयार करें, किसी एजेंट या किसी थर्ड बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी पूरी प्लानिंग के तहत 6 महीने कम से कम लें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो मैं आपको गारंटेड से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, तो कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब एज़ सून एज़ पॉसिबल दिया करूँगा। और इसके अलावा अगर मज़ीद कोई और भी क्वेश्चन हो किसी भी वीज़ा कैटेगरी के हवाले से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।